अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ। कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम एक नया और बड़ी दिलचस्प, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं एंड दैट विल बी द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर्स ऑफ योर फन गैट। और इसमें वाकई जो फ़न का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा आप बच्चों के लिए। लेक्चर्स क्या है जी, आज हम वोकेबलरी बिल्डिंग पे जो है बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी जो वोकेबलरी है, आप अपनी जो कह लें कि नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मेमोरी है, उसको किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। वी ऑल नो कि इंग्लिश हमारे लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज है, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है, तो हमें बहुत से मसले मसाइल जो है वो इंग्लिश के हवाले से, ख़ास तौर पे वोकेबलरी के हवाले से जो है वो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। और दूसरी इसमें जो अलमिया वाली बात है वो ये कि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि वोकेबलरी के लिए जो है वो कोई शॉर्टकट, कोई मेथड नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम कोई मेथोडिकल लर्निंग पे कभी भी नहीं जाते। हम क्या करते हैं, हम थ्रू आउट उसको जो है वो रटने की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि सवाल रट लें, सवाल याद कर लें, ठीक है। तो उस रटने के प्रोसेस में जो है वो हमें कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज जो है या इंग्लिश वोकेबलरी जो है वो हमारे लिए कभी भी सीधी नहीं हो पाती। तो कोशिश आज मेरी यही होगी इसके लेक्चर में, आज के हमारे इस लेक्चर में, कि आपकी मैक्सिमम जो वोकेबलरी बिल्डिंग है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो हम लेके चलें और एक मेथड आप लोगों के लिए हम डिवाइस कर लें जिसकी वजह से जो है वो आपके लिए चीज़ों को याद रखना, चीज़ों को मेमोराइज़ करना, वर्ड्स की वोकेबलरी बढ़ाना वो बहुत ही जो है वो आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटे आज के लेक्चर को। हम जब हम वोकेबलरी बिल्डिंग की बात करते हैं बेटे, जो फर्स्ट फियर जो आता है दैट इज़ द नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मैं इधर वैसे आपके लिए लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 1000 वर्ड भी याद करें, 1000 वर्ड अगर हमें याद करने हो, ठीक है, तो आपको पता है कि हर वर्ड आपके सिनोनिम, एंटोनिम, आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो शामिल है। तो अगर 1000 वर्ड के हम 5 सिनोनिम्स और उसी 1000 वर्ड के 5 एंटोनिम्स, ठीक है, तो ये कितने वर्ड्स बनते हैं जी? 5000 और ये 5000, 10,000 और ये 1000 हमारे ओरिजिनल वर्ड्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमें याद करने हैं दैट इज रफली 11,000 वर्ड्स, ठीक। अब 11,000 वर्ड्स को याद रखना, और ये भी याद रखें कि अब ख़ास तौर पे इस सिनारियो में पहले कुछ 40-45 दिन होते थे, अब आपके पास इन 11,000 वर्ड्स को या 12,000 वर्ड्स को याद करने के लिए मैक्सिमम 30 डेज़ हैं। सो 30 डेज़ को अगर आप डिवाइड करें 11,000 वर्ड्स पर, ठीक है, तो तकरीबन जो है रफली बता रहा हूँ कोई 375 वर्ड्स पर डे, दैट मस्ट बी आवर टारगेट। 375 वर्ड पर डे याद करेंगे तो फिर जाके हमारा कोई वो जो टारगेट है वोकेबलरी बिल्डिंग का वो मीट होगा। और फिर ये भी याद रखें कि एक दिन आपने 375 वर्ड्स किए, नेक्स्ट से जब आपने करने तो आपने नेक्स्ट 375 याद नहीं करने, बल्कि पिछले 375 रिवाइज भी करने हैं। अगले दिन फिर आपने अगले 375 याद नहीं करने, बल्कि पिछले 2 दिनों में जो 750 किए हुए हैं उनको भी रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये पाइलअप होता जाएगा। अब इसको इंश्योर करना, मैं कहता हूँ आप तो फिर बच्चे हो, छोटे बच्चे हैं, ये किसी जिन का भी काम नहीं है। आप किसी जिन को भी लगा देना कि तुमने एक महीने में 11-12 हज़ार वर्ड्स याद करनी है, ठीक है, तो वो उसके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होगा।
इसीलिए इसी डायलेमा को, इसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए एक फॉर्मूला मैंने डिज़ाइन किया है आप बच्चों के लिए। आप में जो संडे सेशन में पढ़े हुए हैं उनको तो ऑलरेडी आइडिया होगा एंड दे वुड रिकॉल समथिंग, कुछ चीज़ें उनमें उनको पहले से जहन में होंगी। बट याद रखें आज हम दोबारा से टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो दोबारा से नई चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। सो ये मत सोचिएगा कि ये वही टॉपिक है। जैसे हमने कॉम्प्रीहेंशन में, चूँकि संडे सेशन में हमारे पास महदूद टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है और आपको एक गो थ्रू करवाना होता है बहुत सारी चीज़ों से, एंटिटेस के एक मूड से, पैटर्न से, तो शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में, हम उतनी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पर अब हमारे पास चूँकि एम्पल टाइम अवेलेबल होता है तो इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में, रेगुलर सेशन में ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशंस में वो होती हैं। तो बात हम कह रहे थे जी फॉर्मूला की, कि वो फॉर्मूला जो है वो क्या है जो डिज़ाइन किया है, दैट इज़ दैट इज ग्रास्प MQ, ठीक है। ये फॉर्मूला है और अभी आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से हमने जो है वो इसको लेके चलना है। अब इसमें जो पहला वर्ड आप देख रहे हैं, इसमें ये सारे वर्ड्स हैं ना जी, सारे जो लेटर्स हैं GRASP MQ, ये सारे के सारे किसी न किसी वर्ड की एब्रीविएशन है, उसका सिंबल है, तो वो हम डिस्कस करते जाते हैं। नाउ G stands for grouping. वोकैबुलरी का जो पहला आजमूदा नुस्खा है वो ये कि आपने चीज़ों को ग्रुप कर लेना है, आपने वर्ड्स को क्या करना है, ग्रुप कर लेना है। और आप जितना वर्ड्स को ग्रुप कर लेंगे, जितना उन्हें इकट्ठा बना लेंगे, उतना ही आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, अभी आपके सामने जो है वो मैं इसकी एग्जांपल्स जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। एक वर्ड है जी एब्सोल्यूशन, इसको थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है जी, एक हमारे पास ये वर्ड आ गया। देन नेक्स्ट वर्ड है जी एक्सोनरेशन। थर्ड वर्ड हमारे पास आ रहा है जी एक्सपल्केशन। देन हमारे पास आ रहा है डिस्पेंसेशन। फिर हमारे पास आ रहा है रिप्रीव। फिर हमारे पास आ रहा है परगेशन। फिर हमारे पास आ रहा है जी फिर आ रहा है हमारे पास विंडिकेशन। फिर हमारे पास आ रहा है
कंडोनिंग। अब ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आप कह लें कि एक दूसरे के सिनोनिम है, ग्रुपिंग होती इसी बिना पे कि आपने सारे एक जैसे वर्ड्स जो हैं उनको क्या करना है, ग्रुप कर लेना है। उसका फ़ायदा क्या होता है, वो फ़ायदा भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले हम एक जैसे वर्ड्स को ज़रा ग्रुप कर लें। कंडोनिंग आ गया, इसके बाद ये आ गया पार्डनिंग, देन आ गया रिमिशन। अब ये 10 वर्ड्स आ गए हमारे पास। अब इन 10 वर्ड्स का मतलब बिल्कुल एक जैसा है। 10 वर्ड्स जो हमारे पास ये आए हैं ये सब का मतलब एक ही है, ठीक है। इसमें और कोई, या एक हम और ग्रुप जो है वो चलें कर देते हैं, इधर आपके लिए कर देता हूं जी। एब्स्ट्रूज, recondite, ambiguous, ये वर्ड है जी आर्केन, ARCANE, आर्केन। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास ओकल्ट, फिर है जी, फिर हमारे पास आ गया जी परप्लेक्सिंग, इसके बाद आ गया डबियस। नंबर 8 पर जो है वो हमारे पास आ गया जी बैफलिंग। नंबर 9 पर आ गया क्रिप्टिक, और नंबर 10 पर आ गया एनिग्मेटिक। अब एडवांटेज क्या है, ग्रुप करने का एडवांटेज क्या है? आपको ये सारे वर्ड जब आप इनके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स याद करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एब्सोल्यूशन वर्ड आ गया है तो उसके सिनोनिम्स क्या आएंगे, ये नीचे वाले 10 आएंगे। एक्सोनरेशन, एक्सकल्पेशन, डिस्पेंसेशन, रिप्रीव, पर्गेशन, ये उसके सिनोनिम आएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह ग्रुपिंग में नहीं करते, ग्रुपिंग में, तो फिर क्या होगा, ये 10 वर्ड हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50 वर्ड्स ये, और ये 10 वर्ड ये हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50 वर्ड्स ये। तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपको याद करना पड़ रहे हैं वो कितने हैं, 100। जब आपके पास एक ग्रुप में आएंगे, आपको अगर एब्सोल्यूशन का मतलब पता चल गया तो इसका मतलब है एक्सोनरेशन का भी चल गया, एक्सकल्पेशन का भी चल गया, डिस्पेंसेशन का भी चल गया, रिप्रीव का भी चल गया, परगेशन का मतलब भी पता चल गया, विंडिकेशन का भी चल गया, कॉन्डोनिंग का भी चल गया, पार्डनिंग का भी चल गया, और रिमिशन का भी चल गया, ठीक है। एक ही वक्त में क्या हुआ, आपको बजाय 50 वर्ड याद करने के, अब आपको इस ग्रुप में कितना करना पड़ रहा है, बेसिकली एक ही वर्ड याद करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये एब्सोल्यूशन है और ये सारे उसके क्या हैं, ये उसके सारे मीनिंग। इनमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो इनका मीनिंग क्या आएगा, इन्हीं में से किसी एक में आएगा। जब आप नॉर्मली कर रहे होते हैं ना, जब इस तरह से ग्रुपिंग नहीं हुई होती, तो उस वक्त क्या होता है, आपने एब्सोल्यूशन पढ़ा पेज नंबर 1 पे, विंडिकेशन जाके आपने पढ़ना पेज नंबर 47 पे। वो जब 46 पेज बीच में से गुजर जाएंगे तो आपको उस वक्त एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, दैट विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ योर माइंड।
वो आपके जहन दिल दिमाग से बिल्कुल निकल गया होगा। उस वक्त आपको विंडिकेशन की दफ़ा फिर ये सारे सुनाने में याद करने पड़ेंगे, एग्जॉनरेशन की बार फिर ये सारे सुनाने में याद करने पड़ेंगे, एक्सकल्पेशन की दफ़ा फिर ये सारे सुनाने में याद करने पड़ेंगे। तो आपने जो 50 वर्ड याद करने थे उसका क्या हुआ, अब आपको 50 वर्ड की जगह कितने वर्ड याद करने पड़े, एक वर्ड याद करना पड़ा। मतलब आपकी एफर्ट कितनी हुई, 50 टाइम्स क्या हुई, कम होगी। 50 गुना आपकी एफर्ट जो है वो कम होगी। जहाँ 50 वर्ड याद करने थे अब आपको क्या करना है, एक वर्ड याद करना है। फिर एक और मजे की बात देखें, आप एब्सोल्यूशन किया नहीं पता, एक्सोनरेशन किया नहीं पता, या इस ग्रुप में आ जाए एब्स्ट्रूस कोई पता नहीं है, रिकॉन्डाइट नहीं पता, एम्बिगुअस नहीं पता, आर्केन कोई मतलब पता नहीं है, अकल्ट कुछ नहीं पता, परप्लेक्सिंग नहीं पता, डबियस नहीं पता, बैफलिंग नहीं पता, क्रिप्टिक नहीं पता। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक वर्ड आता है एनिग्मेटिक, या यहाँ पर वर्ड आता है रिमिशन। रिमिशन क्या है, माफ़ कर देना। आप अक्सर ये अपनी एप्लीकेशन लिखते हो रिमिशन ऑफ फाइन, ठीक है। वो रिमिशन ऑफ फाइन क्या है कि फाइन मेरा माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, आई शुड बी फॉरगिवन, ठीक है। फॉरगिवनेस अगर यहाँ पे आ जाता, रिमिशन की जगह फॉरगिवनेस एक लिख देता मैं अगर, तो वो आपके लिए और भी, जो ही यहाँ पे फॉरगिवनेस आता ना, सपोज मैं नंबर 11 पे लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर आ जाए फॉरगिवनेस, तो आपको बगैर कुछ याद किए इन सब के मीनिंग क्या होंगे, इन सब के मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये एक ग्रुप है, इसमें जितने वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है, सेम है। तो फॉरगिवनेस या रिमिशन का मतलब पता है, माफ़ कर देना, तो इसका मतलब है ऊपर सारे वाले 9 वर्ड्स का मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब भी माफ़ कर देना ही होगा, ठीक है। यहाँ भी आप देखें एनिग्मेटिक क्या है, या इसकी जगह एक और मैं नीचे और एक वर्ड ऐड कर देता हूँ आप बच्चों के लिए, पजलिंग। अब जो ही पजलिंग आएगा आपको ये ऊपर 10 के मीनिंग्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर अगर इस तरह का सीन होता है, और होता है हर ग्रुप में होता है, हर ग्रुप पे ना 2-3 वर्ड 4 वर्ड ऐसे ज़रूर आते हैं जिनके मतलब आपको पहले से पता होते हैं। अब ऐसा सीन आता है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक भी वर्ड याद नहीं करना पड़ा। दिस इज व्हाट दिस फॉर्मूला कैन डू टू यू, ठीक है, कि आपको एक भी वर्ड, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, ठीक है, वो आपको याद नहीं करना पड़ा, ठीक है। वजह उसकी क्या थी कि आपके पास पजलिंग का जो ही आपको मतलब पता चला, आपको फॉरगिवनेस का मतलब या रिमिशन का मतलब जो ही पता चला, तो आपको ऊपर वाले 10 के मीनिंग जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हुए, क्लियर हो गए। बिकॉज यू नो कि इन सब के मीनिंग्स भी क्या हैं, इन सब का मीनिंग सेम है। तो अगर यहाँ फॉरगिवनेस है, रिमिशन है, तो इस पूरे ग्रुप का मतलब क्या है, रिमिशन है। फिर आपके ख्याल में एब्सोल्यूशन का मतलब भी माफ़ी होगा, एक्सोनरेशन का मतलब भी माफ़ी है, एक्सकल्पेशन का मतलब भी माफ़ी है, डिस्पेंसेशन का मतलब भी माफ़ी है, रिप्रीव का मतलब भी माफ़ी है, परगेशन का मतलब भी माफ़ी है, विंडिकेशन का मतलब भी माफ़ी है। या इधर पजलिंग में, पजलिंग का मतलब क्या है, कंफ्यूजिंग, तो एम्बिगुअस का मतलब भी वही है, आर्केन का मतलब भी वही है, कल्ट का मतलब भी वही है, परप्लेक्सिंग का मतलब भी वही है, डबियस का मतलब भी वही है, ठीक है। आपको याद नहीं करना पड़ा, आपको एक भी वर्ड याद नहीं करना पड़ा, ठीक है। और आपको सारे के सारे 50 वर्ड ये और 50 वर्ड ये, 100 वर्ड क्या हुए, दैट केम टू यू, दैट स्टक इनटू योर मेमोरी, ठीक है। ये इसका कमाल है इस फॉर्मूले का। और अभी याद रखें हमने इस फॉर्मूले का अभी सिर्फ पहला स्टेप किया है, ठीक है जी। दिस इज व्हाट दिस फॉर्मूला कैन डू। हमने वो जो 10-12 हज़ार वर्ड किए थे ना, इस फॉर्मूले से, ग्रुपिंग वाले फॉर्मूले से हमने उसको मैक्सिमम भी जो है वो 200 वर्ड्स पे लाने हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ये ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे मेरा टारगेट जो है वो कोई लेस देन 100 वर्ड्स का है। अगर 100 वर्ड्स पे हम आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जहां आपको 375
वर्ड याद करने पड़े थे। महीने में अगर आपने वो 12,000 11,000 वर्ड याद करना था, तो जहाँ आपको 375 वर्ड याद करने पड़े थे, अब क्या हैं, अब जनाब 3 वर्ड्स अ डे। कहाँ 375 और कहाँ 3। अब आपको 3 वर्ड्स याद करने पड़े, 375 वर्ड पर डे आपको याद करने नहीं पड़े। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर वोकेबलरी। ये अभी जस्ट पहला स्टेप है। आगे आए जी, नेक्स्ट वर्ड है बेटे हमारे पास आर। आर स्टैंड फॉर रूट वर्ड्स। ठीक है, हर एक के जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है वो रूट वर्ड्स होते हैं। हर लैंग्वेज में जो है वो कोई ना कोई रूट वर्ड्स होते हैं। कुछ रूट वर्ड्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। देखें, एक वर्ड है जेक्ट, इसका मतलब ये है थ्रो। जैक का मतलब क्या है? थ्रो, फेंक देना, बाहर फेंक देना। ठीक है, अब ये वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होगा? उस वर्ड का मतलब क्या होगा? थ्रो। अब याद रखें, आपने कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आपको यू ओनली हैव टू गेस द मीनिंग। आपको एग्जैक्ट वर्ड भी याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मीनिंग गैस ही कर लेते हैं ना, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आपको आपका काम जो है, आपका जो MCQ है वो हो जाएगा। ठीक है, जो काम आपका टारगेट है दैट विल बी डन। ठीक है, सो हमने उसके अगर करेक्ट मीनिंग गैस भी कर लेते हैं तो वी आर डन विद इट। अब देखें, इजेक्ट मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। इजेक्ट, इसके बाद प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होता है? किसी प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये वो सारा आपने जो है वो पढ़ा हुआ है। इसके बाद प्रोजेक्शन, बढ़ा चढ़ा कर आगे बढ़ाना। इसके बाद रिजेक्ट। रिजेक्ट क्या है? रद्द कर देना, फेंक देना। इसके बाद नेक्स्ट है जी, बल्कि इसी रिजेक्ट का एक और भी हम कर सकते हैं, रिजेक्शन। इंजेक्ट या इंजेक्शन। इंजेक्शन में भी क्या है? वी आर थ्रोइंग समथिंग इन। ठीक है, कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है। देन फिर हम एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री। देन हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरजेक्ट। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स जो हैं इनमें जेक्ट आ रहा है। जहाँ भी जेक्ट आएगा उसका क्या मतलब है? मूवमेंट, थ्रो आउट, बाहर निकल जाना, फेंक देना, इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा। ठीक है, जहाँ भी आएगा इसका मीनिंग सेम रहेगा। एक दो और रूट वर्ड्स कर लेते हैं। पोर्ट। ठीक है, क्या है जी? पोर्ट का मतलब होता है बेसिकली मूव या ट्रैवल। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हमारे पास जो है वो ये यूज़ होता है। अब देखें, डिपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट,
ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं इनमें आप देखें, इनमें क्या है, कॉमन चीज़ क्या है, मूवमेंट, ठीक है। तो ये जहाँ भी आएंगे ये इनका मतलब यही रहेगा। फिर एक है जी वर्ड, मसलन सेक्ट, इसका मतलब है जी, ये रूट वर्ड है, ये जहाँ भी आएगा इसका मतलब है डिवाइड। आप कहते हैं डाइसेक्ट, आप कहते हैं बाइसेक्ट, आप कहते हैं सेक्शन, आप कहते हैं सेक्टर, आप कहते हैं सेक्टेरियन, इवन आप खाली सेक्ट यूज़ करते हैं, फ़िरका, तकसीम। तो ये सेक्ट जहाँ भी आएगा इसका मतलब क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिकली मीन, इसका मतलब ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या है कि वो वर्ड क्या शो कर रहे हैं, डेविएंट को शो कर रहे हैं। और इससे जो है वो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। बाकी हमने कुछ संडे सेशन में ऑलरेडी किए हुए, आपको याद होगा। एन, मैं फिर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। एन क्या था, और वो नाउन का वर्ब बना देता है, लोड कर देता है चीज़ों को, वर्ब बना देता है। मसलन कंबर से, कंबर होता है बर्डनसम, एन कंबर बर्डनसम करना। सर्कल से वर्ब बना दिया ना, सर्कल क्या है, दायरा, एन सर्कल, दायरे में, घेरे में ले लेना। लार्ज, एनलार्ज, एनहांस, ठीक है। इसी तरह एनरिच। तो ये सारे रूट वर्ड्स हैं। रूट वर्ड का मतलब क्या है कि जहाँ भी कोई उस तरह का वर्ड आएगा तो वी कैन गेस द मीनिंग, और यही हमारा काम है कि हम बगैर उसको किए हुए, बगैर मतलब जाने भी हम उस वर्ड का मतलब जान जाएं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी वांट। मैं कहता हूँ he was not willing to travel, but the authorities forcefully ठीक है, कि वो सफ़र करने पर तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती। अब ज़बरदस्ती क्या करवाया, जिस चीज़ पे वो तैयार नहीं है वही चीज़ ज़बरदस्ती करवाई जा रही होगी ना। तो वो किस चीज़ पे तैयार नहीं था, ही वॉज नॉट विलिंग टू ट्रैवल। तो अथॉरिटीज़ ने क्या किया होगा, अथॉरिटीज़ ने डेफिनेटली उसको क्या किया होगा, ज़बरदस्ती ट्रैवल ही करवाया होगा। नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं जी। सपोज ambiguous, B threatened, C deported, और D admonished। ये चार हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब आपको थ्रेटेंड का मतलब पता होगा, एम्बिगुअस और एडमॉनिश का शायद मतलब नहीं पता होगा, ठीक है। बट आपको क्या पता है कि हमने यहाँ पे क्या देखना है, वो ट्रैवल नहीं करना चाह रहा था, तो फोर्सफुली उससे क्या करवाया जा रहा होता है, उससे ट्रैवल ही करवाया जा सकता है, कोई मूवमेंट ही करवाई जा सकती है। तो मूवमेंट वाला वर्ड, कोई ऐसा वर्ड जिसमें मूवमेंट वाला रूट वर्ड हो, वो कौन सा है, दैट इज ओनली
डिपोर्ट। डिपोर्ट कहते हैं ज़बरदस्ती किसी को मुल्क से निकाल देना, उसको कहते हैं डिपोर्ट। ये मकसद देखते हैं पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है, तो वो ये वाला डिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैवल का रूट वर्ड रखने वाला वर्ड कौन सा है, दैट इज़ ओनली डिपोर्टेड। तो आपको डिपोर्टेड का, एम्बिगुअस का मतलब, एडमोनिश का मतलब नहीं भी पता, तो इवन देन यू विल बी एबल टू कम टू द राइट ऑप्शन, ठीक है। और यही इन रूट वर्ड्स का जो है वो खास है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, अब पहले भी शायद आप लोगों को दी थी। एक रूट वर्ड है हमारे पास मैल, MAL, ठीक है। अब मैल नेगेटिव रूट वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है गलत, इलीगल, फॉल्स कोई चीज़, उसको हम कहते हैं मैल, MAL। जैसे हम कहते हैं मैल प्रैक्टिसेस, ठीक है, मैलिग्नेंट, मलिशियस, ठीक है, मैल इंटेंशंस, ये सारी की सारी, मेलाफाइडी, ये हम चीज़ें जो है इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मैल नेगेटिव रूट वर्ड है। अब ये देखिएगा, he tried to act innocent before the court, but prosecution proved his, ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो एक वर्ड आ गया। अब ये देखिएगा, ए में ऑप्शन आ गई परगेशन, बी हमारे पास आ गई इमेंसिपेशन, सी हमारे पास आ गई मेलाफाइडी, और डी हमारे पास आ गया जी पार्डनिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब इसमें देखें हमारे पास ऑप्शन चेक करें, ही ट्राइड टू एक्ट, सवाल समझें, आपको फौरन पता चल जाएगा। ही ट्राइड टू एक्ट इनोसेंट, मैं बड़ा मासूम आदमी, ठीक है, मैं तो बीबा बच्चों बड़ा, ठीक है, उसने इस तरह से उसको रिएक्ट करने की कोशिश की। बट अब क्या है, इनोसेंट के उलट कोई चीज़ हमने देखनी है, क्योंकि बट आ गया ना, बट क्या है उसके नेगेटिव है, तो उसके उलट हमने कोई चीज़ देखनी है। तो इसमें नेगेटिव रूट वर्ड वाला वर्ड कौन सा है, अभी मैंने बताया कि मैल क्या है, नेगेटिव रूट वर्ड है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे जी, मेलाफाइडी। हालांकि आपको मतलब परगेशन का भी नहीं पता, इमेंसिपेशन का भी नहीं पता, मेलाफाइडी का भी नहीं पता, पार्डनिंग का भी नहीं पता, ठीक है, आपको कुछ नहीं मतलब पता चारों का, ठीक है, बट स्टिल यू हैव बीन एबल टू कम टू द राइट कंक्लूजन, ठीक है। और यही हमारा जो है वो इंशाल्लाह इसमें टारगेट होता है। अब आगे देखें जी, अच्छा जी, नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो लेटर था दैट वाज ए। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन क्या है कि हम कुछ वर्ड्स के साथ कुछ सर्टेन चीज़ें एसोसिएट कर देते हैं। कोई निमोनिक्स उसके ऐसे बना लें, निमोनिक्स क्या होते हैं, लफ्ज़ों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की जाए, ठीक है, इस तरह से उनका वो फ़नी अंदाज में एक्सप्रेस किया जाए कि वो किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़ जाएं। मसलन मैं कुछ वर्ड्स आपके लिए लिख देता हूँ। एक वर्ड है जी एट्रॉफी। एट्रॉफी कहते हैं कमज़ोरपन को, लागरपन को, ठीक है, वीकनेस को। तो इसको आप याद क्या कर सकते हैं, इसका मैं निमोनिक बना देता हूँ कि
ए मुंह, ए मुंह तो ट्रॉफी, ए ट्रॉफी। ठीक है, कोई आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बड़े मस्कीन सा बच्चा आ गया है, ठीक है, और वो कहता है जी मैं तो जनाब इतना अच्छा खेलूंगा, छक्के मार मार के मैंने मैच जीत लेना है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ए मुंह द ट्रॉफी। ठीक है, ए ट्रॉफी। क्यों आप उसे कह रहे हैं मुंह द ट्रॉफी? बिकॉज ही इज सफरिंग ए ट्रॉफी, वो वीकनेस का जो है वो शिकार है। एक और वर्ड मसलन मैं बड़ा उसको बार बार उसकी एग्जांपल देता हूँ, तो फन एग्जांपल है एंजाइना। एंजाइना दिल के दर्द को कहते हैं। मैं इसकी निमोनिक बना देता होता हूँ बच्चों के लिए, एंजाइना दिल में एंजाइना दिल में दर्द होगा। ठीक है, एंजाइना क्या है? हार्ट पेन। तो आप कहते हैं अपने किसी बहुत ही यार एंजाइना जाए, मेरे दिल में क्या होगी? तेरे जाने की तकलीफ होगी। एंजाइना नहीं तो दिल में क्या होगा? एंजाइना होगा। ठीक है, सो बहुत सारी मल्टीपल एसोसिएशंस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। मैंने जस्ट आपके लिए जो है वो 2 ही लिखी हैं। ठीक है, हर वर्ड के हवाले से जो है वो बनाई जा सकती, और जो जो हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ ही इंशाल्लाह करवाता जाऊंगा। एस स्टैंड्स फॉर सेंटेंसेस। ठीक है, जब तक याद रखें, मैंने बार बार बच्चों से कहता हूँ, बार बार बच्चों से ही एग्जाम्पल उनसे शेयर करता हूँ, जब तक आप मेरे बच्चों प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको कभी भी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं आएगी। मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल है मैं देता होता हूँ बच्चों को कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना, स्टार्ट करता है बोलना, तो वो पहले दिन क्या आवाज़ निकाल रहा होता है? आ बा ता, इस से शुरू करता है। ठीक है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता माम कहना शुरू करता है पानी को, और फिर वो पानी कहता है, और फिर उसके बाद वो जाके कहता है कि जी अम्मी पानी पिला दें, बहुत सख्त प्यास लगी है। आप ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं देखेंगे जो पहले दिन बोलना शुरू करे और कहे कि जी ज़ालिमा कोका कोला पिला दे। ठीक है, दिस विल नॉट हैपन। ठीक है, हो नहीं सकता। अल्लाह ने खालिक होते हुए, मालिक होते हुए इस कायनात का एक प्रोसेस रखा है ज़ुबान को सीखने का, उसमें 3, 4, 6 महीने लगते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करता है बच्चा, वो नहीं कह पाता, कुछ नहीं, वो उससे परेशान नहीं होता, वो इस चीज़ से एम्बैरेस्ड फील नहीं करता कि यार मैंने तो पानी कहना था, मैं तो पानी कह ही नहीं सका, तो मैं अब दोबारा पानी मांगूंगा ही नहीं। ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? चौथे दिन इंतकाल कर जाएगा। ठीक है, सो आपने भी हेजिटेट नहीं करना, डू नॉट हेजिटेट एट ऑल। कुछ भी हो जाए, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ भी सही नहीं होगा तो गलत हो जाएगा ना, कोई रोला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जब आप यहाँ हैं, पढ़ रहे हैं, उस्ताद के पास हैं, याद रखें उस्ताद के पास की गलती नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बार बार अपने बच्चों को इनकरेज करता हूँ, आप बच्चों को भी बार बार, जो बच्चे आप में से जो बच्चे मुझसे पढ़ते रहे हैं FSC में, उनको तो आइडिया है कि मैं बार बार आप बच्चों को हमेशा इनकरेज करता रहूँ कि डू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, उस्ताद के सामने मैं तो दिल से इस बात पे बिलीव रखता हूँ, इस बात पे कि भाई उस्ताद के सामने गलती नहीं करनी तो किसके सामने गलती करनी? उस्ताद ही तो वो बंदा है, उस्ताद ही तो वो हस्ती है, हु इज़ सपोज टू करेक्ट योर मिस्टेक। तो उसके सामने तो दिल खोल के गलती करें, जी भर के गलतियाँ करें। ठीक है, और प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं, दैट इज़ बेसिकली योर प्रैक्टिस as you can, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ मेक एटलीस्ट 10 sentences per day।
रोज़ाना के आपने ना मेरे पुत्र 10 सेंटेंस ज़रूर बनाने, 10 सेंटेंस बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगते। एक वर्ड पिक कर लें और उसका सेंटेंस जो है वो बनाना शुरू कर दें। और अगर आप ये करेंगे तो दैट विल बी अ वंडरफुल एडिशन, दैट विल बी एन एक्सीलेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ग्रुपिंग में, रूट वर्ड में, एसोसिएशंस आपको साथ साथ मैं बना, एसोसिएशन जो है ये हम वोकेबलरी का अपना पार्ट करेंगे, तो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ना कुछ जो वर्ड्स के एसोसिएशंस हैं वो आप खुद भी बना सकते हैं। मसलन जैसे हमने भी एट्रॉफी की बात की, तो आपका कोई बहुत कमज़ोर को सूखा सड़ा दोस्त है, तो उस पर भी आप रख के बना सकते हैं। ठीक है, कि जी सपोज फैज़ान इज़ एन एम्पल एग्जाम्पल ऑफ एट्रॉफी। ठीक है, बिकॉज वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही सेहत उसकी जो है वो ख़राब है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये खुद भी एसोसिएशंस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको टीचर ने एसोसिएशन बना के दी है वही आपके लिए एक्सेप्टेबल हो। अब अगली चीज़ बड़ी मज़े की है, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और हमने उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मसलन अभी ये मैं सेंटेंसेस वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये चलें वो अगले वाला कर देता हूँ, सो दैट के मैं हम उसके एग्जांपल्स कुछ कर लें। ठीक है, अब ये देखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो फॉर्मेशन है ना वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उस फॉर्मेशन के नतीजे में आपको पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में मैंने नाउन लगाना है, इसमें वर्ब लगाना है। ठीक है, मसलन he was in the confession box seeking for। ठीक है, अब ये seeking for preposition के बाद हमेशा क्या आता है, it will always take noun। ठीक है, नाउन से पहले क्या आएगा, नाउन से पहले क्या आएगा, हमेशा एडजेक्टिव। मसलन मैं कहता हूं इट वाज अ अब ये नाउन से पहले है, नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। सो नीचे जो ऑप्शन होंगे उसमें से आप क्या देखेंगे, एडजेक्टिव। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एडजेक्टिव आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि कोई एडजेक्टिव है, कोई नाउन है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये असल मज़े की बात है कि यहाँ आपको जो फॉर्मेशन है ना वो आपको समझनी है कि फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है। मसलन एक फॉर्मेशन है ANCE। ANCE ये क्या होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली नाउन होगा। मसलन आप कहते हैं फ्रेगनेंस, आप कहते हैं एक्सेप्टेंस, आप कहते हैं रिलायंस। ठीक है, इस तरीके से जो है आप कहते हैं गाइडेंस, आप कहते हैं रेलेवेंस। ठीक है, अब ये सारे ANC वाले जो हैं या और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं रिजेम्बलेंस, आप कहते हैं जी इग्नोरेंस।
ठीक है। अब ये ए एंड सी वाले जितने वर्ड्स आ रहे हैं ये क्या हैं, ये सारे के सारे नाउन हैं। इसके बाद एक और इसी के साथ मिलता जुलता ई एन सी, ये भी क्या है, ये भी नाउन है। मसलन आप कहते हैं जी एसेंस, ठीक है। आप कहते हैं एब्सेंस, आप कहते हैं इन्फ्लुएंस, आप कहते हैं रेवरेंस, आप कहते हैं डेफरेंस, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो है ये आपके, या इवन और भी कुछ ऐड कर लें, आप कहते हैं कॉन्फिडेंस, आप कहते हैं जी इनोसेंस, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके नाउन हैं, ठीक है। इसके बाद एक सिर्फ हम और एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। ई आर वाले वर्ड जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। आप कहते हैं बेटर, टॉलर, प्रॉपर, यंगर, ठीक है, स्मार्टर, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो है वो आपके एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह वाई वाले वर्ड जो हैं ये भी आपके क्या हैं, ये भी एडजेक्टिव्स हैं। मसलन सॉरी, रेडी, इजी, कोजी, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके, इस तरह के और भी बड़े आप कर सकते हैं। मसलन आप कह लें क्रेजी, टेम्परेरी, कंटेम्परेरी, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव होंगे। आई यू एन वाले जितने वर्ड्स हैं ये सारे के सारे आई यू एन पे जो एंड हो रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके सारे के सारे नाउन हैं। रुडिमेंट्री, मैंडेटरी, ठीक है। अब ये आपको हेल्प आउट कैसे करेगा, ये देखें ईडी वाले जो हैं वो आपके वर्ब्स होंगे। आई जेड ई वाले जो हैं, जैसे हम कहते हैं आई एफ वाई वाले पैसिफाई, ठीक है। ये क्या है, ये आपके उसको क्या कहते हैं, ये आपके वर्ब्स हैं। पैसिफाई है, आइडेंटिफाई है, क्वालिफाई है, ठीक है, मॉडिफाई है, ये सारे के सारे आपके वर्ब्स हैं। आई एस ई या आई जेड ई वाले आप कहते हैं रियलाइज, रिकग्नाइज, ठीक है, चेस्टाइज, मॉडर्नाइज, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके वर्ब्स हैं। अब ये आपको हेल्प कैसे करेंगे, आप कहते हैं कि he was required to be eloquent, but he only had a अब ये देखिएगा ये कैसे आपको हेल्प आउट करेगा। ये देखें एक्सकल्पेशन, बी rudimentary, C
ऑडिबल, और डी आप इसको कर लेते हैं विंडिकेट। अब देखिएगा एक्सपल्शन IUN-RA, तो ये क्या होगा, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और विंडिकेट क्या है, ये वर्ब है। अब देखिए नाउन से पहले हमने क्या कहा था, नाउन से पहले क्या लगना है, एडजेक्टिव। अब ये वाला ऑप्शन नाउन वाला ये भी कैंसिल और वर्ब वाला भी कैंसिल, क्योंकि नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, नाउन को क्वालिफाई करने वाली क्या चीज़ है, एडजेक्टिव। हमें वर्ब और नाउन यहाँ पर नहीं चाहिए, नाउन से पहले नाउन नहीं लगता, नाउन से पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। अब ऑडिबल और रेडिमेंट्री रह गए। ऑडिबल में ऑडी, ये ऑडियो से मुतालिक है, अब नॉलेज ऑडियो नहीं होता, सो हमारे पास सब कुछ के बावजूद क्या रह गया, ठीक है, ये ऑडिबल ही कर लें, इसको और भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब हमें इन चारों में से सिर्फ शायद ऑडिबल का मतलब पता था, बाकी इनमें से किसी का मतलब आपको नहीं पता था, बट यू स्टिल हैव बीन एबल टू मार्क द राइट ऑप्शन। सो आपको ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आपको हेल्प करेंगे किसमें, टू गेट टू नो कि ये वर्ड क्या है। तो एक कुछ एग्जाम्पल मैं फिर दे रहा हूँ। सपोज ION जो है ये क्या होगा, नाउन, एंस वाले क्या होंगे, नाउन, ENC वाले क्या होंगे, नाउन, ठीक है, ISE वाले क्या होंगे, वर्ब, IZE वाले क्या होंगे, वर्ब, ATE जैसे हमने अभी कहा, ठीक है, उसमें एब्रोगेट हम कहते हैं मिटिगेट कहते हैं, हम प्लेसेट कहते हैं, ये सारे ATE वाले क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। इसी तरह वाई ये क्या है, एडजेक्टिव है। ER वाले क्या हैं, ये भी एडजेक्टिव हैं। ISH वाले क्या हैं, ये भी एडजेक्टिव हैं, ठीक है। इसी तरह लास्ट पे LY वाले क्या हैं, ये एडवर्ब। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें होगी, ग्रुपिंग में आपको आसानी होगी, ग्रुपिंग से भी नहीं पता चला, रूट वर्ड से पता चल गया, रूट वर्ड से नहीं पता चला तो एसोसिएशन से पता चल गया, एसोसिएशन से नहीं पता सेंटेंसेस तो हमने बनानी है उससे पता चल गया। इनके मतलब कुछ भी नहीं पता तो फिर भी अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हैं तो इवन देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म योर टेस्ट, यू विल बी एबल टू करेक्टली मार्क योर MCQ, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। हमने भी 2 एग्जांपल्स की भी कि हमें नहीं पता था, रूट वर्ड्स में भी हमने की कि हमें उनके मीनिंग्स नहीं पता थे, बट स्टिल वी वर एबल टू मार्क द राइट ऑप्शन। और ये हमारा अगला जो लेसन है सेंटेंस कंप्लीशन का, उसमें ये आपको बहुत ही हेल्पफुल जो है वो साबित होगा। तो ये ग्रास्प है। अब आप नेक्स्ट हमारे 2 वर्ड्स रहते हैं जी, M और Q, दैट एक्चुअली MQ stands for, that MQ stands for मुजफ्फर कुरैशी, ठीक है। ये आपके लिए एक फिर ये भी एक तरह की एसोसिएशन है कि आपको बता दिए कि हु टॉट यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रास्प, दैट इज मी, दैट इज MQ, मुजफ्फर कुरैशी, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक एसोसिएशन बना दी है, एक रिमेम्बरेंस बना दी है कि हमें ग्रास्प जो है इसका कॉन्सेप्ट किसने पढ़ाया था, ग्रास्प वाज टॉट बाय MQ एंड MQ स्टैंड्स फॉर ये आपका उस्ताद मोहतरम, ठीक है, मुजफ्फर कुरैशी। सो आई डू होप कि इस सारे कुछ के बाद जो है बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। मतलब आप खुद ही अंदाज़ा करें कि जहाँ हमने कितने वर्ड्स याद करने थे 11,000, वहाँ अब हमने कितने करने हैं, मैक्सिमम 100-150,
इससे ज़्यादा वर्ड। और उन 100-150 में भी देखें, जब हमने आज सिर्फ 2 रूट वर्ड्स किए और हमें कितनी सारी चीज़ें क्लियर होगी, और अगर हम डेली 1-2 रूट वर्ड्स करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी बेटे, इसी के साथ हम अपना वाइंड अप कर रहे हैं आज का लेक्चर। ध्यान से इसको कीजिएगा, आपके करने वाला काम सिर्फ इसमें सेंटेंसेस वाला है। ठीक है, सेंटेंसेस वाला काम आप करेंगे, बाकी ये सारा काम, बाकी चारों चीज़ें जो हैं दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MQ। जो ऑब्वियसली ग्रास्प उसने पढ़ाया है तो फिर ये भी जिम्मेदारी है कि वो उस ग्रास्प को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएं। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।